और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड। आप सबको शुभ संध्या। सबसे पहले बिग एंड बोल्ड में दिखाता हूं आपको वो खबरें जो आज तौर से तवज्जो में रहने वाली हैं। मां लक्ष्मी के अपमान पर घमासान, किसने की स्वामी प्रसाद के डीएनए जांच की मांग, आपके सामने पूरी खबर रखूंगा। देवभूमि उत्तराखंड में जारी है बचाव का काम, कैसे बचेगी 40 लोगों की जान, ये भी आपके सामने होगा आज बिग एंड बोल्ड में। इजराइल हमास युद्ध का फाइनल राउंड, आतंकी हुए अंडरग्राउंड, ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी खबर आपके सामने होगी। और देश के दुश्मनों का हो रहा है हिसाब, कहां हुआ आतंकी मंसूबा खलास, ये भी आज आपके सामने होगा। लेकिन पहले दिखाता हूं ये अहम खबर। उत्तराखंड के उत्तराकाशी में टनल हादसे को 61 घंटे हो चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ के 200 से ज्यादा जवान 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई। इस बीच 40 मजदूरों को बचाने के लिए नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम ने नया प्लान बनाया। रेस्क्यू के लिए अब हाइड्रोलिक जैक की मदद से स्टील के पाइप डाले जाएंगे और इन पाइप के जरिए मजदूरों को निकाला जाएगा। इसके लिए सिंचाई विभाग के एक्सपर्ट्स, जियो टेक्निकल एक्सपर्ट, रेल विकास निगम के इंजीनियर मौके पर मौजूद हैं। हालांकि इस काम में अब भी कम से कम 24 घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। रेस्क्यू में इसलिए भी परेशानी आ रही है क्योंकि मलबा हटाने के दौरान टनल के ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, जिन्हें शॉर्टक्रीट के जरिए रोका जा रहा है। बता दें कि उत्तरकाशी में 12 नवंबर को सुबह 4 बजे सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा धंस गया था, जिसकी वजह से टनल के अंदर 40 मजदूर फंस गए थे। 4.5 किलोमीटर लंबी यह टनल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। और बिहार के वैशाली में बीच सड़क पर पुलिस वालों और आम लोगों के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान दरोगा जी ने अपनी पिस्तौल निकाल ली, लेकिन भीड़ के गुस्से को देखने के बाद उनके तेवर भी ठंडे पड़ गए, जिसके बाद भीड़ ने न सिर्फ पुलिस वालों पर हमला कर दिया बल्कि पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान जब एक बाइक सवार को रोका गया तो उसके पास कोई कागज नहीं था। ऐसे में उसे थाने ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाया जाने लगा तो लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और इसके बाद बवाल बढ़ गया। लोगों ने पुलिस वालों को घेर कर हमला कर दिया। बाद में पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बीच सड़क पर कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बिगड़ैल रईसजादों ने दबंग अंदाज में चलती गाड़ी में आतिशबाजी कर दी और इस दौरान न तो उन्होंने खुद की जिंदगी की परवाह की और न ही सड़क पर चलने वालों की परवाह। इतना ही नहीं, इन रईसजादों ने इस खतरनाक खेल का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पहले वीडियो में एक स्विफ्ट कार की छत पर आतिशबाजी होती दिखाई दी। हरियाणवी गाने की धुन पर कार सड़क पर दौड़ रही है और कार की छत पर रखे पटाखे एक के बाद एक आसमान में फूट रहे हैं। वीडियो में कार का नंबर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद भी ये दबंग बीच सड़क पर खतरनाक आतिशबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। ठीक ऐसा ही दूसरा वीडियो भी सामने आया जिसमें एक मॉडिफाइड हैरियर कार की छत पर पटाखे फोड़े गए। अगर जरा सी भी गलती होती तो हादसा होना निश्चित था, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर यहाँ भी कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। स्टंट का एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक सुपर बाइक 100 से ज्यादा की रफ्तार से बीच सड़क पर स्टंट करती नजर आई। स्टंट के ऐसे जानलेवा वीडियो सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस एक्टिव हो गई है और गाड़ियों के नंबर के आधार पर एक्शन की तैयारी हो रही है। इतना ही, यहां देखिए राजधानी दिल्ली में दीपावली की रात जमकर आतिशबाजी की गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर मुकदमे दर्ज किए हैं। दिल्ली में 130 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। 2200 किलो से ज्यादा पटाखे जब्त भी किए गए। साउथ जिले में पुलिस ने 15 मुकदमे दर्ज किए हैं। नॉर्थ ईस्ट जिले में 17 मुकदमे, शादरा जिले में 13 मुकदमे, सेंट्रल जिले में 7 मुकदमे, पश्चिमी जिले में 15, आउटर जिले में 18 मुकदमे और ईस्ट जिले में 29 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लेकिन जाहिर है वो लोग जो पटाखे चला रहे थे उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और उसके मुकाबले ये मुकदमे बेहद कम। और यूपी के बदायूं में पटाखे जलाने को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच गया। एक घर में पटाखा फेंकने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर घरों से निकल आए और सड़क को जंग का मैदान बना दिया। इसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। छत से काफी देर तक पत्थरबाजी होती रही, जिसके बाद मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। पत्थरबाजी में 14 लोग जख्मी हो गए। वहीं लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शांति भंग के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और अगली खबर पूर्वी दिल्ली से, जहां शकरपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अचानक भीषण आग लग गई। तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। जिस वक्त ये आग लगी उस समय बिल्डिंग में 60 से ज्यादा लोग मौजूद थे। तस्वीरें दिखाइए। आग लगते ही लोग जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। इस दौरान कई लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने आग बुझाने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और सीढ़ी की मदद से लोगों को एक एक करके निकाला। इस दौरान बिल्डिंग के फ्लैट से 1 साल के बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया और घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। हालांकि इस दौरान दम घुटने से एक 55 साल की महिला की मौत हो गई।
महाराष्ट्र के अहमदनगर से पुजारियों पर हमले का मामला सामने आया है, जहां भीड़ ने भगवा कपड़े पहने पुजारियों पर हमला कर दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की गई। मामला 40 एकड़ की जमीन को लेकर विवाद का है और मामला कोर्ट में चल भी रहा है। पुजारियों का कहना है कि जहां रमजान बाबा की दरगाह है, वहां कनिफनाथ का मंदिर। जब पुजारियों ने इस मंदिर में पूजा का आयोजन किया तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उनकी भीड़ जमा हो गई और पुजारियों पर हमला बोल दिया गया। इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले में 7 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। और जम्मू कश्मीर में पुलिस ने नशे के कारोबार पर लगाम लगाते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शोपियां से फारूक अहमद को पकड़ा है, जो कि अवैध चरस का रैकेट चला रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसके घर से काफी मात्रा में चरस और 48 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। पुलिस अब फारूक अहमद के जरिए इस रैकेट से जुड़े बाकी लोगों तक पहुंचने का प्लान भी बना रही है। यहां आप देख रहे हैं वो कैश और साथ में चरस की वो खेप भी। और यूपी एटीएस ने टेरर फंडिंग मामले में गाजियाबाद के फरीदनगर के रियाजुद्दीन को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उसके बैंक खाते में 70 लाख रुपए भी पाए हैं, जो कि पिछले 1 महीने में पाकिस्तान से ट्रांसफर किए गए हैं। पाकिस्तान से 70 लाख रुपए उसके अकाउंट में भेजे गए। पुलिस के मुताबिक केनरा बैंक का यह खाता बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले इजराउल के नाम पर वो ऑपरेट कर रहा था और बैंक खाते को इस्तेमाल करने के बदले हर महीने 10,000 रुपए देता था। मामले की जानकारी तब हुई जब केनरा बैंक के अधिकारियों ने संदिग्ध लेन देन की खबर इंटेलिजेंस ब्यूरो और यूपी एटीएस को दी। पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर 1 महीने में इतनी बड़ी रकम किस काम के लिए पाकिस्तान से भेजी गई। और हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान देने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ के हजरतगंज थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर दी है और गिरफ्तारी की मांग की है। हिंदू महासभा ने अखिलेश यादव से भी मांग की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को फौरन पार्टी से निष्कासित किया जाए। वहीं सूफी इस्लामिक बोर्ड ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का विरोध करते हुए डीएनए टेस्ट करने की मांग की है। सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता कशिश वारसी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के इशारे पर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान दे रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि मुसलमान अब आपसे छिटक चुका है। आज यानी 14 नवंबर को देश भर में बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर बच्चों को अलग अलग तरीके के तोहफे दिए जाते हैं, मगर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आप कई ऐसे तोहफे दे सकते हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्च की चिंता खत्म हो जाए। इन स्कीम्स के बारे में बहुत जल्दी से जान लीजिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, इसके तहत निवेश करके आप अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। पीपीएफ में 7.1% का ब्याज मिलता है। इस स्कीम के तहत 1 साल में 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना, इसके तहत 10 साल तक की बच्ची का खाता खुलवाकर आप उसकी पढ़ाई और शादी के खर्चे से टेंशन फ्री हो सकते हैं। इस स्कीम के तहत हर साल आप 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए कम रिस्क में मोटा फंड प्राप्त करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड निवेश का एक शानदार विकल्प हो सकता है। आप चाहें तो एसआईपी के जरिए लंबी अवधि में तगड़ा रिटर्न ले सकते हैं। नेशनल सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजना है, जिसमें निवेश करके आप जमा राशि पर 7.7% का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। स्कीम के तहत आप 1,000 रुपए से लेकर चाहे जितनी उतनी राशि निवेश कर सकते हैं। स्कीम का टेन्योर 5 साल का है। इस बाल दिवस पर आप बच्चे के एफडी में भी तगड़ा निवेश कर सकते हैं और रिटर्न भी तगड़ा ले सकते हैं। एफडी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब चाहें तब इसको लिक्विड कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। गोल्ड में निवेश करके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है। गोल्ड में ईटीएफ्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, गोल्ड म्यूचुअल फंड वगैरह के जरिए निवेश किया जा सकता है। और अगर इस तरीके से आप बच्चों के नाम पर कुछ निवेश करते हैं तो बाल दिवस मनाना सही मायनों में सार्थक होगा। और जंग के 39वें दिन इजराइल की सेना ने गाजा में हमास की संसद पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, इजराइल का दावा है कि उसे हमास के एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड ठिकाने का भी पता चल गया, जिसके सबूत के तौर पर इजराइल ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में गाजा के रंतीसी हॉस्पिटल से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक सुरंग नजर आई। इजराइल का कहना है कि 20 मीटर गहरी यह सुरंग अस्पताल के अंदर बेसमेंट तक जाती है। इसके बाद इजराइल की सेना अस्पताल के बेसमेंट तक पहुंची और वहां रखे हमास के हथियारों की खेप दिखाई। साथ ही यह दावा भी किया गया कि बेसमेंट में हमास के लड़ाकू कुछ बंधकों को छिपा कर रखा था। रंतीसी अस्पताल के बेसमेंट में एक बाइक भी नजर आई, जिसे लेकर कहा गया कि इस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल 7 अक्टूबर में हमले के दौरान किया गया था। अगर रंतीसी हॉस्पिटल को लेकर इजराइल का दावा सही साबित हुआ तो फिर अगला टारगेट गाजा का अल-शिफा हॉस्पिटल हो सकता है, क्योंकि इजराइल कई बार कह चुका है कि अल-शिफा हॉस्पिटल के नीचे हमास का बड़ा ठिकाना है और 7 अक्टूबर को जो हमला इजराइल पर हुआ उसे अल-शिफा हॉस्पिटल से ही ऑपरेट किया गया था। पिछले 3 दिनों से इजराइल की सेना गाजा के सबसे बड़े अस्पताल, जिसका नाम है अल-शिफा हॉस्पिटल, उसे टारगेट कर रही है।
फिलिस्तीन का दावा है कि इजराइल ने अल शिफा हॉस्पिटल की पावर सप्लाई को पूरी तरह से ठप कर दिया है। साथ ही वहां के जनरेटर को चलाने के लिए फ्यूल भी खत्म हो चुका है, इसलिए वहां भर्ती मरीजों का इलाज करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि पिछले 3 दिनों में अल शिफा अस्पताल के अंदर 10 से ज्यादा नवजात बच्चों की मौत हुई है। इनमें कुछ की ऑक्सीजन की कमी की वजह से और कुछ की दवाओं की कमी की वजह से जान गई है। मगर इस सब के बावजूद इजराइल की सेना का पूरा फोकस अल शिफा अस्पताल पर टिका हुआ है, क्योंकि इजराइल की सेना का कहना यह है कि अल शिफा अस्पताल के बेसमेंट में नीचे इन्होंने टनल बना रखी है और वहां से इजराइल के खिलाफ अपने षड्यंत्रों को अमली जामा पहना रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 7 अक्टूबर को जो पहला हमला बोला गया था वो भी अल शिफा अस्पताल के नीचे, ये जो देख रहे हैं आप, ये एनिमेशन असल में इजराइल ने रिलीज किया था, जिसमें उसने बताया था कि अल शिफा अस्पताल के नीचे टनल का एक पूरा का पूरा जाल है और यहीं से इजराइल के खिलाफ ये षड्यंत्र अंजाम दिया जा रहा है। लिहाजा इजराइल अल शिफा को अस्पताल की तरह असल में मान ही नहीं रहा है। और अगली अहम खबर आपके सामने रख दूं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से जुड़ी हुई गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल के हालात पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। बाइडेन ने कहा है कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल को सेफ रखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से इजराइल की सेना उस अस्पताल को घेरे हुए है। इजराइल के टैंक भी अल शिफा अस्पताल के चारों तरफ मौजूद है। किसी भी वक्त उस अस्पताल पर पूरी ताकत से धावा बोला जा सकता है। फिलिस्तीन का दावा है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हजारों लोगों का इलाज चल रहा है और कई नवजात बच्चे भी वहां भर्ती हैं, जबकि इजराइल का दावा है कि अस्पताल के नीचे हमास का अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर है, जिसका पर्दाफाश किया जाना आवश्यक है। जो बाइडेन का कहना है कि इस तरह से किसी अस्पताल को निशाना बनाना ठीक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस WHO भी इसको लेकर जाहिर कर चुके हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि अगर आप अस्पतालों को, अगर आप स्कूलों को, अगर आप शेल्टर हाउसेस को ही अपने आतंक के अड्डों के तौर पर उनको शील्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर कोलेटरल डैमेज कैसे रोका जा सकता है। उधर इजराइल वॉर में गाजा के कई अस्पताल सुर्खियों में हैं और इधर रूस ने भी जंग के बीच यूक्रेन के एक अस्पताल को निशाने पर ले लिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस की सेना ने रात के वक्त खेरसोन पर बड़ा हमला किया है। एक के बाद एक वहां कई मिसाइलें दागी गई हैं। इनमें से एक मिसाइल वहां के बड़े हॉस्पिटल पर गिरी है, जबकि बाकी मिसाइलों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। खबर है इन हमलों में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। रूस और यूक्रेन की जंग को 629 दिन हो चुके हैं और इतने दिनों बाद अब जाकर इंटरनेशनल मार्केट में रूस के हथियारों की डिमांड फिर से बढ़ गई। दरअसल हो क्या रहा है कि इन दिनों संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में एक एयर शो चल रहा है, जिसमें दुनिया के कई देश हिस्सा ले रहे हैं। यह एयर शो 13 नवंबर को शुरू हुआ, 17 नवंबर तक इसमें दुनिया के कई ताकतवर देश अपने हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं। रूस भी अपने सुखोई फाइटर जेट और बाकी हथियारों के साथ दुबई एयर शो में पहुंचा हुआ है। खबर है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के एयरफोर्स ने जो दमखम दिखाया, उसके बाद रूस के सुखोई 35 फाइटर जेट की डिमांड बढ़ गई है। इसके अलावा K-52 हेलीकॉप्टर और फ्लेम थ्रोअर सिस्टम की मांग भी कई देश रूस से कर रहे हैं। दरअसल इन्हीं हथियारों के दम पर रूस ने बहुत कम वक्त में यूक्रेन की सेना को घुटनों पर ला दिया था। यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर लड़ रहा है, जबकि पुतिन की फौज अपने दम पर जंग के मैदान में खड़ी हुई है। इसीलिए धीरे धीरे दुनिया के कई देशों का भरोसा रूस के हथियारों पर बढ़ता है। और किम जोंग की चेतावनी के बावजूद दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ मिलकर उत्तर कोरिया के बॉर्डर पर हथियारों की नुमाइश की है। इस बार दोनों देशों के घातक अपाचे हेलीकॉप्टर्स के साथ साझा अभ्यास हुआ। इस दौरान अपाचे हेलीकॉप्टर से दुश्मन के ठिकानों पर गोलियां दागने का अभ्यास भी किया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले किम जोंग ने दक्षिण कोरिया को इस तरह का अभ्यास न करने की चेतावनी दी थी। हालांकि दोनों देशों की जंग के अभ्यास में आप देख रहे हैं कि एक तरीके की होड़ लगी हुई है और अब पूरी दुनिया की निगाह किम जोंग के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि किम ने जब भी इस तरह की चेतावनी दी है उसके बाद उत्तर कोरिया ने कोई ना कोई घातक मिसाइल जरूर दागी। जब नीतीश से पत्रकारों ने पूछा क्यों नाराज हैं सर, तो नीतीश ने क्या किया ये आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन पहले देखिए घाटी में कैसे चल रहा है आतंकी ब्रिगेड पर चाबुक। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन जारी है। NIA आतंकवादियों और आतंकियों के मददगारों की चल और अचल संपत्ति जब्त कर रही है। पुलवामा में मोहम्मद टिक्का खान की संपत्ति को सील कर दिया गया है। टिक्का का 2018 में आतंकवादी को भगाने में रोल था। मध्य प्रदेश के दमोह में बालगृह के नाम पर धर्मांतरण की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन सर्विसेज के नाम पर अवैध बालगृह चलाया जा रहा था। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बाल आयोग को आशंका है कि यहां गरीब परिवार के हिंदू बच्चों को लाकर धर्मांतरित किया जाता था।
दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत और तेज हो गई। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए पूछा कि प्रदूषण रोकने के लिए उन्होंने क्या किया। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर पटाखे जलाने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप लगा रही है। यूपी पुलिस की पूछताछ के दौरान संदिग्ध आतंकवादियों ने कई विस्फोटक खुलासे किए। इनका मंसूबा ISIS का मॉड्यूल खड़ा करना था। इसके लिए लोगों को आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यूपी ATS ने आतंकी संगठन ISIS से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनके नाम राकिब इमाम अंसारी, नावेद अंसारी, मोहम्मद नोमान और मोहम्मद नाजिम हैं। यूपी पुलिस एल्विश मामले की गहराई से जांच में जुटी है। नोएडा पुलिस अब तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस आरोपियों की कॉल डिटेल CCTV फुटेज के आधार पर इकट्ठा कर रही है ताकि केस मजबूत बने। नोएडा पुलिस को कुछ टेक्निकल डेटा भी मिला है जिसकी अलग से जांच हो रही है। बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए विवादित बयान के बाद सीएम नीतीश कुमार के अब तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। हालात यह है कि हर तरफ आलोचना होने के बाद अब उन्होंने मीडिया से भी दूरी बनानी शुरू कर दी। मीडिया के माइकों का सामना करने वाले नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो जवाब में नीतीश कुमार न सिर्फ नतमस्तक हो गए बल्कि हाथ जोड़कर पत्रकारों की आरती उतारने लगे। सर काहे नाराज है सर? सीएम नीतीश के ऐसा करते ही उनके साथ मौजूद अधिकारी और मंत्री भौचक्के रह गए और सभी की हंसी छूट गई। इस बीच नीतीश कुमार किसी के भी सवाल को सुने बगैर सीधे अपनी कार के साथ आगे बढ़ गए। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देना ठीक नहीं समझा और हाथ दिखाकर आगे चले गए। राजस्थान के अलवर से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने पहले तो भरी जनसभा में राजस्थान में हो रहे चुनाव की तुलना भारत पाकिस्तान के मैच से कर दी और इसके बाद लोगों को इस चुनाव में एक रन बनाने की नहीं बल्कि छक्का मारने तक की सलाह दे डाली। दरअसल तिजारा से उनके विरोध में कांग्रेस के इमरान खान मैदान में है, इसलिए उन्होंने सियासत के मैच की तुलना भारत पाकिस्तान मैच से कर दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और पाकिस्तान के मैच में एक एक बनाने का काम आप सब तो पाकिस्तानी कर रहे हैं और एक एक बनाने का काम आप सब लोग करेंगे। एक रन बनाना और किसी भाई का बच चले तो सीधा। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने भव्य रोड शो किया और इस दौरान उन्हें देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ नजर आई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव है और कल वहां प्रचार का आखिरी दिन है। बीजेपी भी इस चुनाव को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, इसीलिए चुनावी सभाओं और बड़ी रैलियों के अलावा रोड शोज भी किए जा रहे हैं। जंग का फाइनल राउंड, हमास के आतंकी कहां हुए अंडरग्राउंड, यह हम आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए राहुल प्रियंका को किसने बताया डबल मनोरंजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल और प्रियंका को कांग्रेस का डबल मनोरंजन बताया है। शिवराज सिंह ने कहा कि दोनों भाई बहन MP में मनोरंजन करने आते हैं और झूठ बोलकर चले जाते हैं। उन्होंने जनता से एक बार फिर बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाने की अपील की। मध्य प्रदेश में चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से जातीय जनगणना की बात करना किसी चमत्कार से कम नहीं। जो लोग एक्सरे के बारे में बात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के बाद जातीय जनगणना बंद कर दी थी। नीतीश कुमार के खिलाफ जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है। मांझी आज पटना हाईकोर्ट के सामने अंबेडकर प्रतिमा के बाहर बीजेपी नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए। नीतीश कुमार ने बीते दिनों विधानसभा में मांझी के साथ तू तड़ाक से बात की और यहां तक कह दिया था कि मांझी को सीएम बनाना उनकी बड़ी मूर्खता थी। मांझी ने कहा कि उनके साथ जो हुआ है उससे दलित समाज शर्मसार है। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर राजस्थान के लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि वो जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस करके देखें। गहलोत ने कहा कि बीजेपी लोगों को सिर्फ भड़काने और मुद्दों से भटकाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में विकास और सुशासन को लेकर चुनाव लड़ रही है। महादेव ऐप को लेकर अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। कांग्रेस के फैलाए हुए कीचड़ में अब कमल खेलने की तैयारी है। अनुराग ठाकुर यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा करोड़ों डकारने वाले भूपेश बघेल अब मुंह छिपाते घूम रहे हैं। एला लवंग संयुक्तम मुख वासनार्थे तांबूलम प्रतिगृह्यताम, ये सुना होगा आपने मंत्र पूजा पाठ के दौरान। पूजा पाठ हो या फिर मेहमान नवाजी, यारी दोस्ती हो, खाना हजम करने की बारी, सब में पान का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक पान कितना कारगर और चमत्कारी होता है? आपको बताते हैं कि ये क्यों कह रहे हैं हम। पान में 80 से 90% वाटर होता है जो हमारे शरीर के अनुपात में ही होता है और इसमें मौजूद तत्व बैक्टीरिया से लड़ने में फायदेमंद है। पान, लौंग, इलायची और तुलसी के बीज से मुंह की दुर्गंध दूर होती है। पान के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं। पान का पत्ता
स्पर्म काउंट और क्वालिटी में सुधार करता है। पान और तुलसी के बीज एक साथ खाने से डाइजेशन ठीक रहता है और पान खाने में गैस्ट्रिक अल्सर भी कहा जाता है कि गैस्ट्रिक अल्सर जैसी बीमारियों तक से पान छुटकारा दिला सकता है। पान, शहद और तुलसी के बीज खाने से सिर दर्द तक से राहत मिलती है। पान के पत्ते में टैनिन, प्रोपेन, एल्कोलॉइड, यूजिनॉल ये तत्व होते हैं जो शरीर में दर्द और सूजन को कम करने तक में मददगार होते हैं। एल्विश यादव का नोएडा पुलिस से फिर से एनकाउंटर होने वाला है। कल नोएडा पुलिस नोटिस भेजकर एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाएगी और इस बार ना तो एल्विश की बीमारी का बहाना काम आएगा और ना ही बचाव की दलील, क्योंकि एल्विश के राजदार राहुल की डायरी अब पुलिस के पास है। राहुल की डायरी में क्या लिखा है, एल्विश का नाम किस पन्ने पर है डायरी में और कितने किरदारों का नाम है, पुलिस को डायरी से कितने सबूत मिले, सारी डिटेल इस रिपोर्ट में मिले। लेकिन शुरुआत एल्विश के सबसे ताजे वीडियो के साथ, क्योंकि पुलिस को डायरी मिलने का मतलब एल्विश खुद बता रहा है। देखी होगी मेरा फेस जो है, फेस भी पहले से पतला होगा। ऑल जो टेंशन है वो अलग चीज है। अपने तिलक लगा के, अपने पूजा करके, अपनी मम्मी के दौरे आके मोटे कैसे परेशान रहा, कितनी पतली होगी। देखियो कितना मोटू था, जितना मोटू था छोड़ गया था, देख कितनी पतली होगी। समझ गए होगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मेरी मम्मी बड़ी परेशान हो गई है भाई, मोटा बहुत परेशान हुआ है। ओके, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो। लाइफ यूं ही तो है, यूं चलेगी तो मजा नहीं आया। लाइफ चलनी चाहिए यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर ऊपर, फिर और ऊपर। एल्विश यादव टेंशन में है, उसका परिवार भी परेशान है। ये बात खुद एल्विश अपने कैमरे पर कबूल कर रहा है। ऑन कैमरा एल्विश जो बात दुनिया से छिपा रहा है वो ये कि उस पर नोएडा पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। सांप और जहर वाले सिस्टम का एक राज अब बेपर्दा होने वाला है। नोएडा में जहर का नेक्सस एक्सपोज होने वाला है। एल्विश के माइंड गेम का द एंड होने वाला है, क्योंकि नोएडा कोबरा कांड में पुलिस को बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। कोबरा कांड केस में आरोपी और एल्विश के करीबी बताए जा रहे राहुल की डायरी पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। राहुल और एल्विश के बीच की कड़ी के बारे में पुलिस को पता चल गया है। पुलिस एल्विश को तीसरा नोटिस भेजने की तैयारी में है। इसके साथ मेनका गांधी का एनजीओ गुरुग्राम में भी एल्विश और सिंगर फाजिल पुरिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने की तैयारी में है। लेकिन एल्विश की टेंशन की सबसे बड़ी वजह है राहुल की डायरी। ये वो डायरी है जिसे एल्विश और राहुल मिलकर छिपाना चाहते थे। इस डायरी को पुलिस से बचाकर रखना चाहते थे, क्योंकि इस डायरी में हर वो डिटेल मौजूद है जिससे नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली में चल रहे जहरीले धंधे की पूरी डिटेल मिल सकती है। सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि राहुल की इस डायरी में एल्विश और फाजिल पुरिया का नाम लिखा है। नोएडा से गुरुग्राम तक हुई जहरीली पार्टी की हर एक डिटेल इस डायरी में मौजूद है। इस डायरी में जहरीली पार्टी के आयोजकों का नाम, सांपों के जहर वाली पार्टी कहां हुई, इसकी सभी लोकेशन की पूरी डिटेल मौजूद है। राहुल किस पार्टी में कितने सांप लेकर गया, किस किस पार्टी में कौन सा सांप लेकर गया, किस पार्टी में सांप के जहर की कितनी सप्लाई हुई, ये भी लिखा है। इसके अलावा इस डायरी में एल्विश के अलावा भी कुछ और लोगों के नाम मिले हैं। राहुल की इस डायरी में गुरुग्राम में हुई पार्टी का भी जिक्र है। पुलिस सोर्सेज का कहना है कि इस डायरी से कई हैरान करने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। राहुल की ये डायरी इस जहरीले सिस्टम का एक एक राज बेपर्दा कर सकती है। पिछले 24 घंटे से नोएडा पुलिस की 2 टीमें इस डायरी की जांच में लगी हैं। एक टीम डायरी में लिखे गए नाम वाले लोगों से कांटेक्ट कर रही है, तो दूसरी टीम लोकेशन पर जाकर सबूत इकट्ठा कर रही है। नोएडा में सांपों वाली पार्टी मामले में क्या राहुल की डायरी एल्विश यादव सहित कई और लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं? दरअसल नोएडा पुलिस के हाथ राहुल की डायरी लगी है, जिसमें पार्टी के कई आयोजकों के नाम दर्ज हैं। इतना ही नहीं, पार्टी कहां हुई, कब कब हुई और पैसों का क्या हिसाब किताब था, ये तमाम चीजें बताया जा रहा है कि इस डायरी में दर्ज है। ऐसे में नोएडा पुलिस की 2 टीमें इस डायरी को खंगाल रही हैं और इस डायरी में जो कुछ लिखा हुआ है उसकी तस्दीक की जा रही है। नोएडा पुलिस डायरी में मौजूद हर इंफॉर्मेशन को क्रॉस एग्जामिन कर रही है। एक एक क्लू और एक एक डिटेल की बारीकी से जांच की जा रही है। राहुल के बयान और डायरी में मौजूद इंफॉर्मेशन को मैच कराया जा रहा है। हर डिटेल को जोड़कर केस की पूरी टाइमलाइन बनाई जा रही है। नोएडा के सेक्टर 49 में रेड के दौरान पुलिस
पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया था। इनके पास से कोबरा समेत 9 सांप और 20 ml सांप का जहर बरामद हुआ था। पुलिस ने इस केस के सारे आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। 24 घंटे की पूछताछ में इसका मेन टारगेट राहुल था। राहुल वो किरदार है जो एल्विश और दिल्ली एनसीआर की हर जहरीली पार्टी के बीच की कड़ी है। राहुल का जब नोएडा पुलिस से एनकाउंटर हुआ तो उसने पुलिस को बरगलाया। जवाबों को घुमाकर उसने पुलिस को फंसाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस रिमांड में तो मुर्दे भी सच बोलते हैं। फिर राहुल जैसे आरोपी की क्या मिसाल। जैसे ही पुलिस सख्त हुई, खुद को बेगुनाह और फंसाने की बात करने वाला राहुल तोते की तरह राज उगलने लगा। पुलिस को राहुल ने बताया कि फोन पर उसे पार्टी में सांपों को लाने का ऑर्डर मिलता था। पार्टी की बुकिंग की सारी डिटेल वो एक डायरी में नोट करता था। राहुल की निशानदेही पर पुलिस ने यही डायरी बरामद की। इसी डायरी से एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ी हैं। इतना ही नहीं, राहुल ने पूछताछ में एल्विश से कांटेक्ट होने की बात कबूली। इसके साथ ही नोएडा के एक स्टूडियो में एल्विश के कहने पर सांप वाला प्रोग्राम करने की बात भी कबूल चुका है। पुलिस की पूछताछ में राहुल ने डायरी की डिटेल तो बताई, तो केस के बाकी आरोपियों ने भी पुलिस के सामने कई राज उगले। गिरफ्तार आरोपियों ने पार्टी में सांप की सप्लाई की बात कबूली और सांप कहां से सप्लाई होते थे उसकी लोकेशन भी बताई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि रेव पार्टी के लिए सांप और जहर दिल्ली के बदरपुर के पास एक गाँव से लाया जाता था। बताया ये जा रहा है कि राहुल सहित 5 आरोपी जब नोएडा पुलिस की रिमांड पर थे, 54 घंटे की रिमांड पर जब ये 5 आरोपी थे, उस दौरान राहुल से जब पूछताछ शुरू की गई तो शुरू में राहुल पुलिस को गुमराह करने की कवायद कर रहा था, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कई राज उगले हैं। इतना ही नहीं, उसने ये बताया कि पार्टी कहां हुई। जिन जगहों का उसने जिक्र किया, नोएडा पुलिस राहुल को उन जगहों पर भी लेकर गई। इस मामले में नोएडा पुलिस के हाथ कई टेक्निकल एविडेंस भी लगे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, अब तक करीब 1 दर्जन लोगों से पूछताछ भी की गई है। जाहिर तौर पर नोएडा पुलिस इस पूरे मामले में वो तमाम सबूत इकट्ठा करने की कवायद कर रही है ताकि मामले की कड़ियों को जोड़ा जा सके। जो लोग नोएडा पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि नोएडा पुलिस बहुत संजीदगी के साथ केस पर काम कर रही है। पुलिस अब पहले से इकट्ठा किए गए सबूत और जानकारियों को डायरी की डिटेल से मैच करा रही है। डायरी की जांच में पुलिस को पता चला है कि राहुल और एल्विश की फर्स्ट मीटिंग किसी थर्ड कैरेक्टर ने करवाई। ये तीसरा कैरेक्टर कौन है, पुलिस इसका पता लगा रही है, क्योंकि इस किरदार को एल्विश और राहुल दोनों के राज मालूम है। हालांकि अभी तक इस किरदार के नाम का पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन इनपुट है पुलिस इस थर्ड कैरेक्टर की पूरी कुंडली खंगाल रही है और ये तीसरा कैरेक्टर भी पुलिस के रेडार पर है। मतलब ये कि नोएडा पुलिस एक एक करके केस की एक कड़ी जोड़ रही है। नोएडा कोबरा कांड में पुलिस अब तक 12 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस आरोपियों की कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज को मैच करा रही है। जितने भी टेक्निकल एविडेंस और डेटा मौजूद है, नोएडा पुलिस अलग से उनकी जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक एक करके सफलता भी मिल रही है। जहां जहां पार्टी की बात सामने आई थी, वहां से सबूत मिले हैं। सबूतों से कंफर्म हुआ कि पार्टी में सांप और सांपों के जहर का इस्तेमाल हुआ। पुलिस कस्टडी के दौरान नोएडा पुलिस राहुल को उन सभी जगह पर लेकर गई जहां स्नेक पार्टी की बात कही जा रही थी। पुलिस ने वहां से भी सैंपल इकट्ठे किए। इन सैंपल को भी चेक करवाया जा रहा है। मतलब ये कि पुलिस एल्विश के खिलाफ अपना केस मजबूत कर रही है। एल्विश खुद को बीमार बताकर पुलिस से बच रहा था। पुलिस ने टाइम का यूज एल्विश के खिलाफ अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने में लगाया। अब पुलिस के पास एल्विश के खिलाफ कई सबूत मौजूद हैं और पुलिस जल्द ही एल्विश यादव को तीसरा नोटिस भेजने वाली है। इस नोटिस से एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। राहुल और एल्विश को आमने सामने बैठाकर भी सवाल जवाब हो सकते हैं। डायरी में नाम और राहुल को लेकर एल्विश से सवाल हो सकते हैं। तीसरा किरदार जहरीले नेक्सस का खेल खल्लास। एल्विश यादव से पूछताछ करने के लिए नोएडा पुलिस एल्विश यादव को तीसरा नोटिस भेज सकती है। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नोएडा पुलिस को अभी एल्विश यादव से पाना है और यही वजह है कि बताया ये जा रहा है कि एक बार फिर नोएडा पुलिस तीसरा नोटिस एल्विश यादव को भेज सकती है।
इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में एक तीसरे किरदार की भी एंट्री हुई है। बताया जा रहा है कि ये तीसरा किरदार एल्विश और राहुल के बीच की कड़ी है। इस तीसरे किरदार के बारे में पता लगाने के लिए नोएडा पुलिस इस पूरे मामले में कई लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है। फिलहाल नोएडा पुलिस को जो 5 आरोपियों के पास से सांपों का जहर मिला था, उसके रिपोर्ट का भी इंतजार है, ताकि फॉरेंसिक और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इस पूरे मामले को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। एल्विश यादव को लेकर नोएडा पुलिस की तैयारी पूरी है। पुलिस का प्लान फूल प्रूफ और रेडी है। वहीं दूसरी तरफ मेनका गांधी की संस्था, जिसने एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा में स्टिंग और केस दर्ज कराया, तो फिर एल्विश की मुश्किल बढ़ने वाली है। मेनका गांधी की संस्था पीएफए अब एल्विश के खिलाफ गुरुग्राम में भी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो फिर सिर्फ एल्विश नहीं, बल्कि हरियाणवी सिंगर फाजिल पुरिया की मुसीबत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरुग्राम वाले केस में एल्विश के साथ फाजिल पुरिया का नाम भी पुलिस फाइल में लिखा जाएगा। मतलब एल्विश नोएडा पुलिस के साथ साथ गुरुग्राम पुलिस के रेडार पर भी आ जाएगा। यही वजह है कि एल्विश यादव टेंशन में है। नोएडा से अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।